हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप जानते हैं उसी कड़ी में जो प्री का टॉपिक है जीके जीएस के जो 25 सवाल हैं उनको हम आज देखेंगे, जो कि जो सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पे होगा। कई जो लोग थे उनका कमेंट आ रहा था और टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल रहे थे कि जो सेट हो वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। तो इसी कारण से मैंने जो आने वाले जितने भी वेबसेट्स होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, ये जो सेट है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार किया गया है। इससे पहले मैंने 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसी को ध्यान में रख के हमारी तैयारी चल रही है, प्री मेंस दोनों की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें प्री और मेंस दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड करता रहता हूं। आप जो चैनल को चेक कर सकते हैं और जो आपके रेलेवेंट वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, और वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जो लाइक करना ना भूलें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी करवाई जा रही है। जो वीडियो का पीडीएफ है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस भी है वो भी टेलीग्राम चैनल पे ही होती है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ से जो डिस्कशन ग्रुप बना है वहाँ पे आप जुड़ें और उससे अपनी तैयारी को एक जो नौकरी की तरह राह दें, जो आपको जिसका रुकावट जो हो वो सिलेक्शन ही हो, वहाँ तक आप अपने आप को ले जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है उसके 25 सवाल हैं, उन्हीं को हम आज देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है। आपने कई बार इसे देख लिया होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। ये जो सिलेबस है उसी को मैंने इस तरह से लिख दिए हैं, और जो क्वेश्चन का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इस सेट में किया है वो इस तरह से किया है। आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। जो करंट अफेयर है उसके जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए हैं उसी के अनुसार मैंने सिलेबस के टॉपिक्स को इस तरह से बांट दिया है और इसी तरह से प्रश्न देने की कोशिश की है। तो आइए पहले वीडियो से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला है कि चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य में, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन बी बनेगा, मेघालय। ठीक है, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो मेघालय में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, और ये जो फेस्टिवल है ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जिनमें जो खासी पहाड़ियाँ हैं इस पे जो मेघालय की राजधानी शिलोंग है, ठीक है, शिलोंग है, वहीं पे ये फेस्टिवल बेसिकली मनाया जाता है। जो ये चेरी ब्लॉसम जो प्लांट है, जो चेरी ब्लॉसम प्लांट है, इसे क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रूनस। ठीक है, प्रूनस सेरासोइडस। ठीक है, प्रूनस सेरासोइडस इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है चेरी ब्लॉसम का। तो ये इंपॉर्टेंस रख सकता है, इसलिए आप इसे याद रखें। जो मेघालय के कुछ इम्पोर्टेंट और फेस्टिवल्स हैं जिनको आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें कल्चर दिया गया है। तो इन सवालों को याद रखें। जैसे बेहदियान क्लाम जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो मेघालय में मनाया जाता है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल कहाँ है, तो वो भी मेघालय में। और जो वांगला फेस्टिवल है वो भी मेघालय में। और साध सुख मानसियम ये भी फेस्टिवल जो है ये जो मेघालय में मनाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इससे कई सारे और फेस्टिवल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी जो हुई वो कब हुई, 1782 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1789 या 1792। तो ये 1792 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत में जो 1757, ठीक है, 1757 और 1764 ये 2 युद्ध हुए थे। इनके नाम आप कमेंट में बताइए कौन से युद्ध हुए थे। तो अंग्रेज जो इन युद्धों के बाद जब इनमें उनको जीत मिली तो इसके बाद जो वो भारत पे धीरे धीरे अपना जो क्षेत्र थे वो भारत में बढ़ाना चाहते थे। इस कारण से जो भारतीय राज्य थे छोटे छोटे भारत राज्यों में बटा हुआ था। आप जानते हैं धीरे धीरे जब केंद्रीय शासन कमज़ोर होने लगा तो जो केंद्रीय जो क्षेत्र में आते थे राज्य वो अब टूटने लगे थे और छोटे छोटे राज्य बन गए थे। तो इसी कड़ी में जो अंग्रेज थे उनका सामना मैसूर से हुआ। ठीक है, मैसूर से
तो मैसूर के जो राजा हैदर अली थे उनसे सबसे पहला सामना हुआ। तो मैसूर के आपको 4 युद्ध देखने को मिलेंगे, जिन्हें जो मैसूर युद्ध इसे कहते हैं, एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। जो 4 युद्ध थे उन्हीं में से जो तीसरा युद्ध था, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, उसी का जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, तो उसका परिणाम हुआ कि जो टीपू सुल्तान था उसे हारने के बाद जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में करनी पड़ी। ये जो 4 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था, और जो मद्रास की संधि हुई 69 में, उसके तहत इस संधि जो युद्ध था उसे समाप्त किया गया। इसमें इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो वेरल सेट थे। कौन थे? वेरल सेट। यही बातें, इतनी ही 4 बातें हैं जो आपको हर युद्ध में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी, ठीक है। हैदर अली जो था उसकी जीत हुई थी। तो साउथ इंडिया में एक पहला था जिसने अंग्रेज़ों को पहली बार हराया था, लेकिन क्योंकि जो 64 और 57 में, ठीक है, 67 और 57, मतलब कि 1764 और 1757 ईस्वी में अंग्रेज 2 युद्ध जीत चुके थे भारत में। अब ये कौन कौन से युद्ध हैं आप कमेंट में ज़रूर बता दें। तो उसके बाद ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध उसकी समाप्ति कब हुई, तो मद्रास की संधि के तहत। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से 1784 में हुआ, और इसकी जो समाप्ति हुई वो 1784 में मैंगलोर की संधि के तहत हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। उसके बाद जो पोर्टोनोवा की युद्ध हुआ वो 1781 ईस्वी में हुआ, जिसमें कौन कौन लड़ा था, तो आयरकुट और हैदर अली। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो इसका पुत्र टीपू सुल्तान था वो राजा बनता है, और उसके जो शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, थर्ड जो आंग्ल मैसूर है वो हुआ, जो कि 90 से 92 के बीच में चला। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, ठीक है, और अंततः टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी 1792 में, जिस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ये जो मैसूर राज्य था उसके लिए एक काल साबित हुआ। इसी के बाद जो मैसूर राज्य था उसका विलय जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध चौथा के बाद इसे अधिग्रहण कर लिया गया, जब 1799 में अंततः जो श्रीरंगपट्टनम, जो कि राजधानी मैसूर की थी, वहाँ पे जब टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ते हुए, तो उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नर जनरल बेलेजली थे, जिसने सहायक संधि चलाई थी, सहायक संधि, तो सहायक संधि के बारे में आप जानते होंगे, उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो सहायक संधि चलाई, और उसी के तहत 1799 ईस्वी में जो मैसूर था उसका अधिग्रहण जो अंग्रेज है उन्होंने कर लिया था। जो बातें मैंने बताई उसी को यहाँ इंग्लिश में मैंने टाइप कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सेट है वो बाइलिंगुअल है, जिस कारण मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको सवाल मिलेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि सिंधु घाटी से जो पशुपति सील है वो मिली है, ठीक है। पशुपति सील सिंधु घाटी से मिली है, तो वो हुआ है, तो उस पर एनिमल एप्डिक्ट है, ठीक है, उस पर एनिमल का अंकन मिला है। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा जानवर का अंकन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाथी है, ये गेंडा है, और ये बाघ है, ठीक है। तो आपको काऊ कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। आपको यहाँ एलिफेंट तो मिल जाएगा, राइनोसोरस मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, लेकिन काऊ नहीं मिलेगा। जो पशुपति जो टेम्पल है, जो सील है वो कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, मोहनजोदारो से ये मिली है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि चंगेज खान जो था, ठीक है, चंगेज खान, जिसका जो असली नाम था वो तेमुचिन था, जो किसके समकालीन था, ठीक है, किसके कंटेम्पोररी वो था, तो वो इल्तुतमिश के कंटेम्पोररी था। जो इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश से रिलेटेड है, जो स्लेब वंश है, ठीक है, जो स्लेवरी वंश था उससे ही रिलेटेड इल्तुतमिश है, ठीक है। जो सिकंदर लोदी है वो लोदी वंश से है। इन्होंने जो कर था, जो अनाज पे कर लगता था, ठीक है, फूड ग्रेन पे, वो इन्होंने हटा दिया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है, लोदी वंश के ये थे। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो अलाउद्दीन खिलजी है जो खिलजी वंश से संबंधित था, और इसका जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो अली और गुरशोपा, ठीक है, या अली भी से बोलते थे, या गुरशोपा भी से कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इससे कई संबंधित तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं, जैसा कि जो चंगेज खान है उसका जो सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोलों का हुआ। चंगेज खान मंगोल वंश से संबंधित था, ठीक है, किससे संबंधित था, मंगोल से
ठीक है। तो मंगोलों का जो सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अस्थाई सेना बनाई थी, क्योंकि वो जो पूरा विश्व था उसे जीतना चाहता था, जिस कारण ही उसने सिकंदर शानी की उपाधि ली थी। ठीक है, सिकंदर शानी की उपाधि इसी कारण, या सिकंदर द्वितीय की भी उपाधि थी, इसने ली थी। और इसी कारण से उसने अस्थाई सेना बनाई थी और उन्हें वेतन नगद दिया करता था। चूंकि उन्हें वेतन नगद दिया करता था, इस कारण से उसने बाजार नियंत्रण जो था वो प्रणाली, जैसे जो इसमें मूल्य को नियंत्रित कर दिया गया था कि ये वस्तु है जो इतने ही दाम में बेची जा सकती है, और जो भी व्यक्ति जो यदि दाम से ज़्यादा पैसे लेता था उसके उतने ही मांस काट लिए जाते थे, और जितनी चोरी करता था उस तरह से ये समय जो नियम था वो बनाया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने घोड़ों की दागने की प्रथा अपनाई, जिससे घोड़ों को बदला ना जा सके, और जो सैनिक के हुलिया पहचानने की प्रथा भी इसके साथ ही स्टार्ट हुई थी। इसने जो जागीरी प्रथा थी उसको अंत कर दिया था। इसमें होता था कि यदि कोई को वेतन नहीं दिया जाए तो उसको जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, जिसका कर वही लिया करता था। तो ये जागीर प्रथा थी जिसको अंत कर दिया गया था। और जो मिल्क होता था, जो कि इनाम में दी गई भूमि होती थी, जिसे मिल्क कहा जाता था। ठीक है, ये दूध वाला मिल्क नहीं है, मिल्क कहा जाता था। और एक बफ होता था जो कि धार्मिक कार्य के लिए जो भूमि दी जाती थी उनको वो होता था। तो ये जो तीनों थे, मिल्क और बफ, इनको जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने नियंत्रण में ले लिया था और उनको खालसा भूमि घोषित कर दिया था। ठीक है, वो जो सरकार के नियंत्रण में जो भूमि रहती है उसे खालसा भूमि कहते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने हिंदुओं पर 50% कर और मुसलमानों पे 25% कर लगाया था, और हिंदुओं से इसके अतिरिक्त 4 कर और लेता था। ठीक है, हिंदुओं से इसके अतिरिक्त 4 कर अलाउद्दीन खिलजी और लेता था, जिनके जो नाम है वो जजिया हैं, जो कि एक धार्मिक कर हुआ करता था हिंदुओं से। और जो एक भूमि कर होता था, एक गृह कर होता था, एक चारागाह कर होता था। जो गृह कर और चारागाह कर था, जो कि जो जानवर थे उनके चराने के लिए कर लिया दिया करता था, ये पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अनाज के रूप में टैक्स लेना पसंद करता था। जो लूट का माल होता था जिसे खुम्स कहा जाता है। ठीक है, लूट का जो माल होता है उसे खुम्स कहा जाता है। तो ये जो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने एक बात चेंज की कि पहले जो हुआ करता था कि लूट का माल का 1/5 भाग जो वो जो सुल्तान रखता था, और जो 4/5 भाग है वो सैनिकों को दे दिया जाता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने उल्टा कर दिया, 4/5 भाग खुद रखता था और 1/5 भाग सैनिकों को देता था। ठीक है, जो मसाहत है, एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में ये सारे पूछे गए हैं, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। जो मशाहत शब्द है ये भूमि मापन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? भूमि मापन से। और इससे संबंधित जो विभाग बना था वो दीवाने मुस्तखराज बना था। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? तो वो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उससे संबंधित एक और बात पूछी जाती है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1303 ईस्वी में, ठीक है, 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, चित्तौड़। तो चित्तौड़ का उस समय राजा हुआ करता था राणा रतन सिंह। ठीक है, राणा रतन सिंह राजा हुआ करता था, जिनकी पत्नी जो थी वो पद्मिनी उनका नाम था। ठीक है, पद्मिनी, जो पद्मावत मूवी है वही इसी पे बेस्ड है। तो जो उस समय आक्रमण किया और जो उस पर कब्जा किया, जिसने जो उनकी रानियां थी उन्होंने जौहर कर लिया था, मतलब अपने आप को आग में जला लिया था। ठीक है, उसी को जौहर बोलते हैं। ये जो प्रथा थी ये राजपूतों में ज़्यादा हुआ करती थी। यह स्टेटमेंट देके बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो जो पद्मिनी है, इस जो पद्मावत जो बुक है, पद्मावत, ये किसने लिखी है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। इनको याद रखें। तो एक क्वेश्चन के बारे में मैंने इतना डिस्कशन कर दिया, जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो आगे आएगी वो तो और जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करता रहूँगा। तो नेक्स्ट सवाल है कि जो निम्न में से कहाँ है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1993 ईस्वी में लागू हुआ था, 92 में ये एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो कहाँ लगा था? तो आप जानते हैं कि जो 93वां संविधान संशोधन है वो सबसे पहले जो राजस्थान का नागौर जिला है, नागौर, ठीक है, यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लगाया गया था और ये जो बनाया गया था वो त्रिस्तरीय था, 3 स्तर पे था, जो कि बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता की जो समिति की रिपोर्ट थी, जो कि 1957 ईस्वी में बनी थी ये समिति, और 57 के ही नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो उसी के आधार पे जो राजस्थान का नगौरा जिला था वहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुआ था पहली बार। लेकिन जो राज्य में पूर्णतः कहाँ हुआ था, तो पूर्णतः पहली बार हुआ था कहाँ, तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, आंध्रा में सबसे पहली बार पूर्णतः हुआ था। तो यदि आपसे पूछे कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, तो वो राजस्थान में, और सबसे पहली बार पूर्णतः कहाँ हुआ था, तो वो आंध्र प्रदेश में। जैसा आपको सवाल मिले उस तरह से आप इसे हल करेंगे। एक और बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73वां हुआ वो 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसी कारण से 24 अप्रैल जो होता है उस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो कहाँ लागू नहीं है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, और मिजोरम में भी लागू नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी ऑल बनेगा, ठीक है। जो ये जो संविधान है वो यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकल बॉडीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल बॉडीज होती हैं, ट्राइबल लोकल बॉडीज़, वो यहाँ पे जो शासन है उसे चलाती है, जिस कारण से यहाँ नहीं होता है। और कुछ हिली एरियाज़ हैं उनमें भी जो 73वां संविधान संशोधन है वो नहीं है। इससे पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी जो 73वां संविधान संशोधन था वो नहीं लागू था। तो लेकिन अब जो वहाँ से 375 जो धारा थी, 377, ठीक है, 377 जो है वो आईपीसी का धारा एक है, वो भी हट गया है। 377 आईपीसी का एक धारा है जो अननेचुरल सेक्स होता है उससे संबंधित है। जो LGBTQ समुदाय होते हैं, LGBTQ जो समुदाय होते हैं, लेस्बियन, गे, जो बाइसेक्सुअल होगा, ट्रांसजेंडर, इस सब से रिलेटेड जो समुदाय होते हैं उनसे संबंधित ये 377 था। और जो 370 है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे लागू करने के लिए कई सारी समितियां बनी थी, जिसमें जो सबसे पहला था वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जो मैंने बताया जैसा कि वो 1998 ईस्वी में 1958 ईस्वी में लागू हुआ था, और 58 के ही लास्ट नवंबर में उसने रिपोर्ट दे दी थी, ठीक है। जो 57 में लागू हुआ था और 58 में उसने रिपोर्ट दी थी, ठीक है। 58 के लास्ट में रिपोर्ट दी थी, 57 में लागू हुआ था, 58 में रिपोर्ट दी थी, ठीक है। और इसी के बाद जो बलवंत राय मेहता ने बताया था वो त्रिस्तरीय समिति थी, ठीक है। 3 लेयर हुआ करते थे, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद हुआ करता था, ठीक है। एक सवाल याद रखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई है, या ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। जो इसके बाद है यहाँ पे सादिक अली समिति बनी थी, ठीक है। सादिक अली समिति भी यहाँ बनी थी, सादिक अली, नोट कर लें, सादिक अली समिति, जो कि 1964 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में। वहीं जो अशोक मेहता समिति है वो कब बनी थी, तो अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति बनी थी, जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, जनता पार्टी की सरकार द्वारा। इसने जो अशोक मेहता ने रिकमेंड किया था वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को रिकमेंड किया था, ठीक है, जो मंडल और जिला स्तर पे ये व्यवस्था की थी। उसके बाद जो है वो JVK राव समिति बनती है, JVK राव, ठीक है, JVK राव समिति बनती है, जो कि 1985 ईस्वी में बनती है राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। राजीव गांधी के द्वारा 1985 ईस्वी में JVK राव समिति बनाई जाती है। उसके बाद ML सिंधवी समिति आती है, ठीक है। कौन सी समिति, ML सिंधवी, ये इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ आप सिंधवी पढ़िए तो स से सिंधवी और स से संविधान होता है। तो जो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तुक्का लगाकर। तो जो ML सिंधवी समिति थी ये भी त्रिस्तरीय पंचायती समिति थी, और इसने पहली बार चर्चा किया था कि जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पंचायती जो राज्य व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद PK थुंगन समिति है, जो 1989 में PK थुंगन समिति जो है वो स्थापना हुई थी। इन्होंने भी आगे चलकर संवैधानिक दर्जा देने की बात करी, और इसी के तहत जो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिस समय जो भारत में उस समय PV नरसिम्हा राव का शासनकाल चल रहा था। और इसी के तहत जो आर्टिकल में 243 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 243 जो व्यवस्था की गई थी A से लेकर O तक पहले था, ठीक है।
वो इन समय व्यवस्था की गई थी, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पे। तो इस तरह से पंचायती व्यवस्था भारत में आगे चलकर लागू की गई। जो पंचायत हैं उनमें जो आरक्षण दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो महिलाओं को आरक्षण मिलता है इसमें 33%, 1/3 जो है वो महिलाओं को आरक्षण मिलता है। और ये सर्कुलर बेसिस होता है, साइकिल बेसिस पे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो बातें मैंने बताई उसी को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो है कि जो देश में आपातकाल लागू करने के लिए जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। जो भारत में आपातकाल लगता है, ठीक है, भारत में आपातकाल आप जानते हैं कि 352 के तहत लगता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप से लगता है। पहला तो आपको युद्ध हो जाए, दूसरा जो है हो जाए वो यदि आपको बाहरी आक्रमण कोई कर दे, ठीक है, बाह्य आक्रमण हो जाए। और तीसरा जो होता है वो पहले आंतरिक अशांति हुआ करता था, ठीक है, आंतरिक अशांति। उसी के तहत जो 75 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद जब 78 में जनता पार्टी की सरकार आई 1978 ईस्वी में, तो आगे चलकर जो यहीं पे 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ। और उसके बाद जो सशस्त्र जो आंतरिक अशांति थी वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। और इसी तरह से ये जो आपातकाल लगता है भारत में वो व्यवस्थित किया गया। तो कौन सा इसका आंसर बनेगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। चूँकि इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में जो राष्ट्रपति जो आपातकाल था वो आंतरिक अशांति के कारण लगा दिया था, इस कारण ही से जो आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इसमें अब व्यवस्था उसी समय की गई थी कि जो संसद सदन का जो सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत से जब तक दोनों हाउसों से इसे पारित नहीं किया जाएगा तब तक जो राष्ट्रीय आपात है वो नहीं लग सकता, ठीक है। जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है उस समय जो फंडामेंटल राइट्स हैं, खास करके जो 19 है वो भी हट दिया जाता है। जो बाह्य आक्रमण, जो आप यदि आप पे कोई बाह्य आक्रमण हुआ है तो आपको 19 उस समय हटा दिया जाएगा। जो आपातकाल लगे वो बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि लगता है तो आपको आर्टिकल जो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हटाया जाता है ये 358 आर्टिकल के तहत हटाया जाता है। ये सवाल पूछा गया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और जो 359 है 359 कहता है कि यदि जो कोई भी जो यदि आपातकाल लगता है तो उसमें जो 21 है, आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 20, ठीक है, जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है और अपने विरुद्ध जो गवाही देने की स्वतंत्रता इसमें है वो आपको हमेशा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन है, जो राष्ट्रपति शासन बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय जो इमरजेंसी है उसको कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। जो इमरजेंसी है उसे हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, तो लोकसभा है वो साधारण बहुमत पारित कर लोकसभा इसे हटा सकती है, ठीक है। भारत में अभी तक 3 बार जो राष्ट्रपति जो इमरजेंसी है वो लगी है। पहला जो 1962 में लगा था जब इंडो चाइना वार हो गया था, और इसी समय जो 62 से 68 के बीच लगा था। इसी बीच पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1971 में लगा था जो कि एक अघोषित युद्ध था, तो 1971 से 77 के बीच लगा था, ठीक है, 1971 से 77 के बीच लगा था, जिसमें इसी के बीच में 75 से 77 के बीच इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति कह के इमरजेंसी लगा दिया था, ठीक है। तो जो ये जो सबसे ये सवाल एक और पूछा जाता है कि जो इंदिरा गांधी ने 1975 से 78 के बीच जो इमरजेंसी लगाई थी उसमें इस इमरजेंसी के बारे में जांच किसने की थी, कौन सा आयोग बना गया था इसके जांच के लिए, तो वो शाह आयोग था। कौन सा आयोग, शाह आयोग, याद रखें पूछा हुआ सवाल है इसलिए बता रहा हूँ, शाह आयोग, ठीक है, शाह आयोग। जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के तहत लगता है, आप जानते हैं। जो राष्ट्रपति शासन है उसे लगाने के लिए आपको दोनों हाउसों से 2 महीने के अंदर उसे पारित करवाना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रपति शासन है वो लगता है। और इसे एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने के, और अधिकतम आप इसे 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन आप इसे 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं जब 2 कंडीशन हो। पहला कि पहले से आपको यहाँ पे जो इमरजेंसी है वो लगा हुआ और चुनाव आयोग बोले कि यहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है, तो हम इसे 3 साल तक के लिए लगा सकते हैं। जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, वो 3 साल होगा। ये भी जो पूछा गया है।
ये जो राष्ट्रपति शासन है ये न्यायिक पूर्वावलोकन के जो दायरे में आता है, मतलब इस पे न्यायालय जो है वो अपना निर्णय वो दे सकती है। और इसे वापस कैसे लिया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति जो सीधे बोलकर इसे वापस ले सकते हैं, घोषणा कर दें राष्ट्रपति कि मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो ये वापस ले लिया जाता है। और ये जो होता है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही होता है। ठीक है। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा, तो वो कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा, तो मणिपुर में लगा। ठीक है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा 10 बार लगा। उसके बाद 9 बार यूपी में लगा, 9 बार। उसके बाद अपना बिहार आता है। ठीक है, अपना बिहार यहाँ पे 8 बार लगा। और एक याद रखें कि बिहार और पंजाब जो है, जो पंजाब है यहाँ पे भी 8 बार लगा है। तो ये बिहार और पंजाब समान है, ये याद रखें। उसके बाद आप जानते हैं कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। जो वित्तीय आपातकाल है उसकी चर्चा आर्टिकल 360 में की गई है। आर्टिकल जो 360 है भारतीय संविधान की, उसमें इसकी चर्चा की गई है। जो आर्टिकल 355 है ये पूछा गया है। आर्टिकल 355 में यह चर्चा की गई है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जो हो उससे जो स्टेट है, ठीक है, उससे जो स्टेट है उनकी रक्षा कौन करेगा, तो सेंटर करेगा। ठीक है, सेंटर उनके जो राज्य जो है वो उसकी रक्षा करेगा। ये आर्टिकल 355 में की गई है चर्चा। जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछ रहा है कि जो रेनी विंटर, ठीक है, रेनी विंटर और ड्राई समर जो होता है वो किस क्लाइमेट का कैरेक्टर है। ठीक है, रेनी विंटर और ड्राई समर किस जो क्लाइमेट है उसका है। जो शीतकालीन वर्षा होती है वो और शुष्क ग्रीष्मकाल होता है वो किस जलवायु की विशेषता है, तो वो जो मेडिटेरियन सी जलवायु है उसकी ये विशेषता है। ये जो सवाल है ये आपको 2 एग्जामों में पूछा गया है प्रीवियस ईयर। ये दरोगा में पूछा गया है और दरोगा 2019 का जो सवाल था उसमें पूछा गया। और हाल ही के जो एग्ज़ाम बीएसएससी हुआ 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, उसमें भी ये पूछा गया था। ऐसे नहीं, लेकिन इसका लैंग्वेज जो था वो चेंज था, लेकिन सवाल यही था। जो यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये बड़ा सा आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट पूरा हो गया ये मेडिटेरियन सी कहलाता है। और इसमें कई सारे पार्ट हैं जिनके जानना जरूरी है। जैसे ये जो देख सकते हैं एल्बोन सी है, और जो यहीं पे एल्बोन सी जो है जो अटलांटिक ओशन है उससे एल्बोन सी को जोड़ता है वो कौन सा, जिब्राल्टर। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जोड़ता किसको है, तो स्पेन को मोरक्को से। और यदि सीधा सीधा पूछते तो यूरोप को अफ्रीका से। मोरक्को जो कंट्री है इसकी राजधानी रबात होती है। और जो मोरक्को से ही इब्न बतूता भारत आए थे। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आए थे, मोरक्को से। यहाँ एक बात याद रखनी है जो यूक्रेन से संबंधित है, क्योंकि यूक्रेन पे जो रशिया ने आक्रमण किया था वो ऐसे ही किया था। ठीक है, जो यदि रशिया को ब्लैक सी में जाना होता था तो वो कैसे जाता था, तो इस जो स्टेट ऑफ मरामर यहाँ देख सकते हैं। अभी यदि जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ मरामस है, यहीं से घुस के यहाँ पे जो बॉस्फोरस स्टेट आगे आता है, यहाँ आप देख सकते हैं बॉस्फोरस स्टेट है। तो इस तरह से जो रशियन जो शिप हुआ करती थी वो ऐसे पहुँचती थी, लेकिन तुर्की जो था उसने इसे मना कर दिया था, इन्हें जाने नहीं दिया था। इस कारण से ये न्यूज़ में रहा था। अभी आप जान रहे होंगे कि तुर्की में जो 8 जो भूकंप आया है, जो कि रिएक्टर स्केल पे 8 से भी ज़्यादा भूकंप है। तो इसके लिए भारत ने एक अभियान चालू किया है जिसे दोस्त अभियान कहा जा रहा है। दोस्त, ठीक है, दोस्त अभियान भारत ने चालू किया है, जिसमें जो हेल्प किया जा रहा है टर्की का। ठीक है, टर्की के जो नाम है वो टर्की हो गया है, याद रखें टर्की। नेक्स्ट सवाल है इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ है, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या सिक्किम। तो नागालैंड में इंटाकी नेशनल पार्क है। कहाँ है, नागालैंड में। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ के कुछ जो नेशनल पार्क हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, जो अजीब से नाम के होते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटाकी कहाँ है, तो वो नागालैंड में है। उसके बाद जो नोकरेक आप याद रख सकते हैं, नोकरेक कहाँ है, तो नोकरेक है मेघालय में। और जो आपको जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो कहाँ है, तो क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो आपको त्रिपुरा में मिलेगा। और बिशोन जो है जिसे राजबारी भी कहते हैं वो भी आपको त्रिपुरा में ही मिलेगा। उसके बाद जो मिज़ोरम है वहाँ पे आपको मुरलेन मिलेगा। और जो फुआंगपुई या फिर इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिज़ोरम में मिलेगा। जो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में केबुल लामजाओ मिलेगा, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। उसके बाद सिरोही मिलेगा जो मणिपुर में ही है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे मोलिंग और नामदफा।
ठीक है, नाम दफ़ा जो था वो हाल ही में पूछा गया था दरोगा में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखें जो मैं टिक कर रहा हूँ। जो सिक्किम है उनके डिब्रू साइखोवा, काज़ीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, जो उसके बाद दिहांग, पटकाई जो है वो असम से संबंधित हैं। वहीं जो सिक्किम है यहाँ पे एक ही है कंचनजंगा, जिसे खोंचनजंगा पढ़ा जाता है उस भाषा में। जो कंचनजंगा है वो पहाड़ी है जो कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ठीक है, बेसिकली आप पूछे तब, लेकिन ये जो पार्ट है वो भूटान में भी जाता है और नेपाल में भी जाता है, जिस कारण से ये कहा नहीं जा सकता कि ये सिर्फ भारत का ही है। तो इसके जगह पे आप नंदा देवी को बोल सकते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यहाँ पे पूरे नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, तो आप जो लगे आपको इम्पोर्टेंट है, मैंने तो जो इतने पार्ट हैं इसको आप याद रखें। ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अभी वो कहाँ है, तो वो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा अभी महाराष्ट्र में हो गए हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, आप याद रखें। ठीक है, एक तो आप इनको कोशिश करें कि इनको एक बार PDF से पढ़ लें। मैं यदि पूरा बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है आप जानते होंगे, इजी सवाल है। वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन जो कि लगभग 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। जो मिल्क प्रोडक्शन है इससे संबंधित कौन है, तो वो वर्गीस कुरियन जो है वो इससे संबंधित है। वर्गीस कुरियन की एक किताब है जो अ डांसिंग एलिफेंट, ठीक है, अ डांसिंग एलिफेंट या डांसिंग एलिफेंट, वर्गीस कुरियन की एक बुक है, जिसे याद रखें। फूड के लिए क्या हुआ था, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें मैक्सिको से जो गेहूं के बीज थे वो मंगाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे रिवोल्यूशंस हैं जिनको मैंने बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, जैसे कन्फ्यूजन होता है। जूट प्रोडक्शन से संबंधित कौन है, तो वो गोल्डन फाइबर है। और जो कॉटन है, कॉटन से संबंधित कौन है, तो सिल्वर फाइबर है। तो रुआ जो है वो कॉटन हो गया, और जूट जो है वो जूट के आप जो झोले देखते होंगे, जो आपके थैले होते हैं जूट के, वो आजकल एक न्यूज़ में आया था करंट में, एक सोनाली नाम का, सोनाली, शायद 1 साल इसे हो गया है, सोनाली नाम का एक बैग बना है जो कि बांग्लादेश ने बनाया है, वो जूट का है। ठीक है, ये जूट का बैग है। जो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो जो सुंदरबन डेल्टा में ही होता है, जो कि बांग्लादेश और भारत के जो क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र है उनके जो डेल्टा है, उनके डेल्टे में ये बनता है। रेड रिवोल्यूशन है वो मीट प्रोडक्शन और टमाटो प्रोडक्शन से है। राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से है। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है। वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है। और येलो रिवोल्यूशन किससे है, तो वो ऑयल सीड के प्रोडक्शन से, स्पेशली कौन से प्रोडक्शन, तो वो मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो फिश प्रोडक्शन से है। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर बोल सकते हैं, कोकोवा या नॉन कन्वेंशनल जितने भी प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड ब्लू रिवोल्यूशन है। जो गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन है वो जूट से है, लेकिन ध्यान दें, सावधान रहें कि गोल्डन रिवोल्यूशन किससे है, तो वो हॉर्टिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर में आपको सब्जी है और फूल, उनकी जो खेती की जाती है, यदि इनको हॉर्टिकल्चर यदि आपको ऑप्शन में ना मिलेगा तो आपको हनी प्रोडक्शन भी मिल सकता है या फ्रूट प्रोडक्शन अलग से मिल सकता है। जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर से संबंधित है। जो पिंक रिवोल्यूशन है वो ओनियन प्रोडक्शन या फिर फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित है। और जो एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन है, जो सदाबहार रिवोल्यूशन है, वो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑन एग्रीकल्चर से है। तो ये जो कुछ सारे लिस्ट हैं प्रोडक्शन के, ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये सवाल इकोनॉमिक्स के से जोड़ के ये पूछे जाते हैं। उसी तरह से ये मैंने लिस्ट दिया है, इसे आप PDF में रोक कर इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो आप ये IMF करता है। कौन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF है जो ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी पब्लिश करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। जो वर्ल्ड बैंक है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी देता है। जो WEF है वो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है। ये कौन देता है, WEF। ये कुछ रिपोर्ट्स की लिस्ट है जिन्हें आप PDF को रोक कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो किस स्टेट में है। तो आप जानते हैं कि कैमूर जो है वो बिहार का एक दक्षिण पश्चिम में राज्य है जो कि बिहार में अवस्थित है।
यहाँ बिहार का मैप में देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कैमूर का है, जो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहीं पे, जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। बिहार के जो कुछ नेशनल पार्क्स हैं जिनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे सबसे कन्फ्यूजिंग है वो कौन सा है, तो उदयपुर सेंचुरी। ठीक है, उदयपुर सेंचुरी वो कहाँ है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कई लोग मारेंगे कि उदयपुर जो है वो राजस्थान में है, और ऑप्शन में राजस्थान देता भी है। ठीक है, ऑप्शन में राजस्थान देगा ही। जैसे बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, उसमें ये पूछा गया था और कई लोगों ने इसे गलत करके आया था। तो ये कहाँ है, तो ये चंपारण में है। ये जो है वेस्ट चंपारण है और ये ईस्ट चंपारण है। आप बिहार का मैप यदि देखे होंगे तो इसे जानते हैं। ठीक है, ये शिवहर है। तो कहाँ पे ये जो हो गया, जो उदयपुर है वो चंपारण में है। जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कहाँ है, तो वो भी पश्चिमी चंपारण में है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो वो पटना में है। लेकिन संजय गांधी नेशनल उद्यान यदि बोले, नेशनल पार्क बोले, तो वो कहाँ है, तो वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो कन्फ्यूजन को हमेशा दूर रखें। जो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ है, तो वो राजगीर में है, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नागा नकटी दो है, नागा या नकटी, तो वो कहाँ है, वो दोनों जमुई में है। जो कांवर है ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है। वो बेगूसराय में है कांवर। जो कैमूर है आपने अभी देखा, वो कैमूर और रोहतास में है। जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बोधगया या गया में है। उसके बाद जो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ है, तो मुंगेर में है। ठीक है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। मुंगेर कहीं यहाँ पे दिखता है जमुई के बगल में। ठीक है, और उसके बाद जो बरेला जेल सलीम, ठीक है, बरेला जेल सलीम अली वर्ड जो सेंचुरी है वो कहाँ है, तो वो वैशाली में है। ठीक है, वैशाली यहाँ पे कहीं पे है, ये वैशाली। नेक्स्ट सवाल है कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है जो हमेशा पूछे जाते हैं। 21 मार्च, 21 अप्रैल और 21 मई से रिलेटेड। जैसे 21 मार्च को क्या होता है, तो 21 मार्च को जो फॉरेस्ट डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वर्ल्ड वन जो फॉरेस्ट डे होता है वो इसी दिन होता है 21 मार्च को। जो 22 मार्च है वो उसमें क्या होता है, तो 22 मार्च को 2 दिवस होता है। जैसे बिहार दिवस होता है क्योंकि इसी दिन 1912 ईस्वी में बिहार जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, बंगाल से अलग कर बिहार का फॉर्मेशन इसी दिन हुआ था, तो 22 मार्च को हुआ था। उसके बाद जो वर्ल्ड वाटर डे होता है, जो जल दिवस होता है, वो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो वो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये जो सिविल सर्विस डे है वो लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन होता है। तो अब जो 22 अप्रैल है उस दिन क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो वो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 21 अप्रैल को क्या होता है, तो 21 अप्रैल को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, तो वो जो होंडुरास है उसका कैपिटल कहाँ है, तो होंडुरास की कैपिटल है तुगा सिगल्पा, जो होंडुरास की कैपिटल है। जो रवात है, यहाँ रोबोट लिया है, ये रवात होना चाहिए। जो रवात है वो कहाँ की राजधानी है, तो वो मोरक्को की राजधानी रवात हो जाएगा। और किन्शासा कहाँ की राजधानी है, तो किन्शासा डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है। और जो अकरा है वो कहाँ की राजधानी है, तो वो घाना की है। जो डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और घाना जो है वो कहाँ है, तो दोनों ये आपको मिल जाएंगे, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और जो मोरक्को है वो भी अफ्रीकन कंट्री है, जो कि सबसे ईस्ट में है। यदि ये मोरक्को है और ये यहाँ पे स्पेन बनता है, और जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसे जिब्राल्टर जो धारा बोलते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछ रहा है कि लेंस पावर इज रिलेटेड टू डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की शक्ति जो डायोप्टर है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो वो फोकस दूरी के इनवर्स होती है। ये आप जानते हैं, फोकल लेंथ जो होता है उसके इनवर्स होती है जो डायोप्टर। मतलब कि आपको जो यदि आप फॉर्मूला लिखें तो जो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। जो लेंस का पावर होता है उसे डायोप्टर में आपको नापा जाता है, तो P बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस जो होता है उसे कहते हैं कॉनकेव, और जो उत्तल लेंस होता है उसे कॉन्वेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो अवतल लेंस होता है उसकी क्षमता नेगेटिव होती है। ये बातें याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि साउंड वेव किस टाइप का है, तो साउंड वेव जो होता है वो अनुदैर्घ्य या आंतरिक तरंगें होती है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। ठीक है,
ध्वनि कैसी होती है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो इस तरह से चलती है, यहाँ पे आपको डेंस हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे चलेगी और फिर आगे जाकर यहाँ पे डेंस हो जाएगी। तो इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो चलती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो ट्रांसवर्स है, वो इस तरह से चलती है, ठीक है, वो इस तरह से चलती है। तो आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि जो माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, फीटल होता है, फीटस जो होता है, उसका पोषण, न्यूट्रिशन किसके माध्यम से होता है? थ्रू वुमेन, थ्रू हुम डज फीटस गेट न्यूट्रिशन इन द मदर्स वूम? तो वो किसके अनुसार होता है? तो वो प्लेसेंटा से होता है, ठीक है, प्लेसेंटा से होता है। ये इजी सवाल है, सभी लोग जानते होंगे। ये देख सकते हैं, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, इससे ही न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। जो प्लेसेंटा है उससे आपको ये देख सकते हैं, ये वाला जो ट्यूब जुड़ा हुआ है, ये जो ट्यूब जुड़ा हुआ है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इससे ही जो प्लेसेंटा है वो जुड़ा होता है और बेबी को इससे ही फूड मिलता है। इसको बेबी को, उस समय बेबी नहीं, उसको फिटस कहते हैं। ये उटेरस है और ये सर्विक्स है, ये आप देख सकते हैं। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब जो कितने होते हैं? तो वो 2 होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब इधर होता है और इधर होता है। ये 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, जिसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो ये 3 फंक्शंस में काम करता है। इसके 3 फंक्शन होते हैं। जो पहला फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल स्पर्म सेल इनटू एग, ठीक है। जो मेल स्पर्म होता है वो उसको लेकर एग तक लेके जाता है, वो कौन करता है? तो वो फैलोपियन ट्यूब ही करता है। और ये दूसरा इसका काम है, तो ये सुटेबल इन्वायरमेंट देता है फर्टिलाइजेशन के लिए। जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए सुटेबल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका जो लास्ट काम है वो है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी, ठीक है। जो एग का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ओवेरी तक करता है कौन? तो वो फैलोपियन ट्यूब करता है। वे पेयर में होते हैं, वो आप याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि अपेंडिक्स जो है वो किससे संबंधित है? अपेंडिक्स रिलेटेड टू विच बॉडी पार्ट, ठीक है। तो वो जो अपेंडिक्स है वो आप जानते हैं कि वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही संबंधित है। लेकिन जो ये तीनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये जो सीकम दिया गया है, कोलोन दिया गया है और रेक्टम दिया गया है, ये सारे जो हैं वो ये तीनों बड़ी आंत के पार्ट हैं। तो आपको यहाँ पे ये डीप सवाल है, इसमें आपको इसमें भी छांटना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट में बड़ी आंत जो अपेंडिक्स है वो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पार्ट में अपेंडिक्स है, तो इस जो पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो सीकम से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा बी, सीकम, ठीक है, ये सीकम होगा। ये जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप अपेंडिक्स को देख सकते हैं और ये सीकम है, ठीक है। आगे चल के जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये मुड़ा 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 जो लग रहा है, ये छोटी आंत होती है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। जो कि जो पाचन होता है यहीं पे, जो सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है वहीं पे होता है। इसके बाद जो बड़ी आंत में फूट जाता है, जहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहाँ पे होता है। जो छोटी आंत है इसके 3 पार्ट होते हैं, DJI, इसी को मैंने बोला था याद रखने के, DJI, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? कौन सा है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है? तो पोटेशियम करता है, सोडियम करता है, कैल्शियम करता है, लेकिन मैग्नीशियम है वो नहीं करता है। आप रिएक्टिव सीरीज देखे होंगे, उसमें जो नीचे की ओर बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो घटती जाती है। तो सबसे ऊपर इसमें पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है। ये जो है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करता है, हॉट वाटर से भी रिएक्शन करता है और स्टीम से भी रिएक्शन करता है। तो तीनों चीज़ों से ये तीनों रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये जो हॉट वाटर है उससे रिएक्शन करता है और जो स्टीम है उससे रिएक्शन कर लेता है मैग्नीशियम। जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो किससे रिएक्शन करती है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें यदि आपको मेटल को हटा दें तो पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह से आप रिएक्शन सीरीज देख सकते हैं। इसमें जो होता है ये नीचे का पार्ट हो, हाइड्रोजन से नीचे है, ये रिएक्शन नहीं करता है, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला वो रिएक्शन करता है। नेक्स्ट सवाल है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट किसे बोलते हैं?
इसमें से पूछा जा रहा है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट कौन से नहीं है। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जीरो ग्रुप एलिमेंट जो होता है वो लास्ट होता है, जिसे ग्रुप जीरो भी कहते हैं, इसे नोबेल गैस भी बोला जाता है और ग्रुप 18b से बोला जाता है। तो ये जो होते हैं वो जैसे इसमें पार्ट है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो जेनन भी है और रेडन भी है, तो इसका ऑप्शन बी बनेगा आंसर। इसके जो वैलेंसी होती है वो 8 होती है, इसके ऑक्टेट पूरे भरे होते हैं। जीरो वैलेंसी होती है, 8 नहीं 0 होती है। तो इसके ऑक्टेट भरे होते हैं, जिस कारण ये किसी भी अदर एलिमेंट है उससे रिएक्शन नहीं करता है। इस कारण से इसे ही जीरो ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0 होती है। यह आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। जो नेक्स्ट सवाल वो करंट अफेयर से है कि जो पटना उच्च न्यायालय है उसके हाल ही में न्यायाधीश कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट वो कौन बने हैं। तो वो कौन बने हैं, चक्रधारी शरण सिंह बने हैं, चक्रधारी शरण सिंह, ऑप्शन ए। इससे पहले संजय करोल हुआ करते थे, जो यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे हैं वो एन कोटेश्वर सिंह है। वे कहाँ के चीफ जस्टिस हैं, तो वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के भी हैं। ठीक है, लद्दाख का भी कोर्ट हो गया है। और जहाँ ये जो ऑप्शन डी आपको मिल रहा है प्रीतंकर दिवाकर, ठीक है, प्रीतंकर दिवाकर जो है ये कहाँ के हैं, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिसे अब प्रयाग कहा जाएगा। ठीक है, प्रयाग हाई कोर्ट का ये है। जो नीति आयोग की 4th रिपोर्ट आई है किस पे, तो प्रोग्रेस जो रिपोर्ट आई है 4th वो किस पे आई है, तो प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम, इस पे रिपोर्ट आई है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्मॉल स्टेट में कौन सा है जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें किया है, तो वो सिक्किम ने किया है। ठीक है, कौन सा ने किया है, तो वो सिक्किम ने किया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्मॉल स्टेट है उसमें सिक्किम ने किया है, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें दादरा एवं नगर हवेली ने किया है, और जो नॉर्मल राज है लार्ज स्टेट है उसमें महाराष्ट्र ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि वेस्ट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वेस्ट इनिशिएटिव है वो किससे संबंधित है, तो वो वुमेन विथ स्टीम बैकग्राउंड। तो हाँ यही सही है, ऑप्शन ए इसका बनेगा, वुमेन विथ स्टीम बैकग्राउंड। स्टीम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, तो इसका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट सवाल है कि कृति पारिक समिति है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है वो किससे संबंधित है, तो वो जो गैस प्राइसिंग जो फार्मूला है वो उससे संबंधित है। इन्होंने कहा है कि 2027 के बाद जो है वो सरकार को इसे छोड़ देना चाहिए, जो इसके जो प्राइस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्राइस को फ्री छोड़ देना चाहिए, और जो ग्लोबल मार्केट है उसके हिसाब से इसके प्राइस को होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पे भी कर दिया गया था। तो ये कृति पारिक समिति है। ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो हाल ही में एग्जाम बीपीएससी का हुआ है 12 फरवरी को, उसमें यह सवाल पूछा गया है। जो नेक्स्ट सवाल है, रिसेंटली नीरज चोपड़ा जो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन डायमंड लीग। जो कि डायमंड लीग का फाइनल है उसे जीतने वाला है जो नीरज चोपड़ा है, वो पहले बन गए हैं। जेवलिन थ्रो खेलते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि जो भारत में ओलंपिक पदक भी दिलाए हैं भारत को। ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति है इंडिविजुअल में जिन्होंने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया है, जिसमें पहले जो है वो अवरम बिंद्रा है, जिनकी जो शूटिंग में ये अभिनव बिंद्रा ने आया था 2008 में। और उसके बाद जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये जो डायमंड लीग है वो कहाँ हुआ था, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने जीता, तो वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट सवाल है, एक बुक है फॉर्गिंग मेटल, निरपेंद्र रॉय एंड द पीनर स्टोरी, इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है पवन सिंह लाल ने। ठीक है, पवन सिंह लाल ने। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो 25 क्वेश्चन का ठेठ है बाइलिंगुअल उसको हमने डिस्कस किया। मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है वो डीप है, जिस कारण से वीडियो लंबा तो होना ही था। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको जो वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरा देखें, और वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और आपने इससे पहले जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप जानते हैं कि जो प्री है वो कंपटीशन बहुत अधिक होने वाली है, जिस कारण से आपको पूरी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेगी, और वो 2 महीने में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, संभावित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है, उसकी तैयारी जो बेस्ट कंटेंट के साथ करवाई जा रही है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं जो मेंस की तैयारी है वो उसके लिए जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो चलती है, एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ, उसके बाद जो बच्चे हैं वो लिखकर जो आंसर है वो भेजते हैं। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो कंटेंट्स हैं वो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप जो टेलीग्राम है उससे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।